अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवर द वीकेंड अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ गए। वहाँ पे बैंक्स जो हैं कोलैप्स हो गए। बड़े बैंक सिलिकॉन वैली जो कि 16वां बड़ा बैंक है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली बैंक, ये बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। इसके अलावा सिग्नेचर बैंक है। फिर एक तवील लाइन है इस वक्त अमेरिका में बैंकों की, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ गए। गो के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उन्होंने कहा कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद एक बैंकों के ऊपर रन आ चुका है वहां पर, और तवातुर के साथ स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो हैं वो धड़म करके गिर रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम में इस वक्त वहां मौजूद है। वजह जो इसकी बड़ी टेक्निकल चीजें कही जा रही हैं, सबसे जो कोर बुनियादी वजह है वो शरह सूद का बढ़ना। अमेरिका और यूएस और यूके में, जहां पर अमूमन ये समझा जाता था कि शरह सूद वहां पर नहीं बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 0% वहां पर शरह सूद होती थी, लेकिन अब वो तकरीबन 5% तक आ गई है और इसके जो इम्पैक्ट है वहां पर उस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान में हमारी शरह सूद जो कि एक आध साल पहले 7% पे थी या 2008% पे थी, इस वक्त वो 20% पर पहुंच चुकी है। अगर यही एक बेंचमार्क है, यही एक मेन प्रॉब्लम है शरह सूद में इजाफा, तो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम आज कहां खड़ा है? क्या खुदा न खास्ता हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं हमारे इस बैंकिंग सिस्टम के लिए? आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियो में अली नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीईओ हैं चेज सिक्योरिटीज के। बहुत शुक्रिया अली नवाज आपके वक्त का। और हमें उसामा रिजवी ने भी ज्वाइन किया, माहिर मालियाती उमूर हैं। उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया। और शान सईद भी हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं और इन तमाम उमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। शान आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा, बल्कि अली नवाज, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए हुआ क्या ये, स्पेशली अगर बात करें जो आपके सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ क्या है? जी बिल्कुल, सिलिकॉन वैली बैंक एक यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था और वो स्पेशलाइज था टेक्नोलॉजी सेक्टर को सर्विस करने में, और तकरीबन उसके जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट बेस था वो वहाँ के वेंचर कैपिटल फंड्स थे, स्टार्टअप्स थे एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज थी। ये सिलिकॉन वैली बैंक पिछले 3 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था और सिर्फ पिछले साल ही उसने 2500 स्टार्टअप क्लाइंट्स जो है वो अपने ऑन बोर्ड किए थे अपने बैंक में। बट एंड विच इज 65% ऑफ यूएस स्टार्टअप्स। एग्जैक्टली। सो लास्ट ईयर जब ये इंटरेस्ट रेट्स की अपवर्ड अप साइकिल आया इंटरनेशनल मार्केट में, ख़ासतौर पे यूएस में, तो वहाँ पर जो वेंचर कैपिटल की जो फंडिंग है टू स्टार्टअप्स वो ड्राई डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि लोग फिक्स्ड एसेट्स की तरफ, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाने लगे। जब वो वहाँ पर जब उन स्टार्टअप्स को या टेक्नोलॉजी कंपनीज को फंडिंग थोड़ी सी ड्राई डाउन हुई, तो वो उनका जो डिपॉजिट बेस है उन्होंने वहाँ से विड्रॉ करना शुरू हुआ। अब इसका एक अलग पहलू ये है कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक था, जो वो डिपॉजिट्स उनके पास आते थे वो इन्वेस्ट करते थे वहाँ के ट्रेजरी बिल्स में या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में। अब वहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो 1.8% पर की हुई थी, जो कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने के बाद उन पर यील्ड्स 5% के करीब हो गई है, तो उनके पोर्टफोलियो पर एक बहुत बड़ा नुकसान आ गया है। यानी 1.8 पे कमिट की हुई थी और 5% के ऊपर आ गया वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उनके पोर्टफोलियो पर, जो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उन पर एक नुकसान आने लगा जब वो अपने डिपॉजिट, सिंस उनके पास विड्रॉल की रिक्वेस्ट थी, जब उन्होंने वो विड्रॉल्स को मीट करने के लिए जब मार्केट में अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया, तो वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा नुकसान बुक करना पड़ा। जब उन्होंने ये नुकसान बुक किया तो मार्केट में एक ये मैसेज गया कि बैंक के जो है वो फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, और क्योंकि उसके पोर्टफोलियो पे एक बहुत बड़ा लॉस अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि बैंक की इक्विटी को या बैंक का जो अपना सरमाया है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, जिसकी वजह से उनके पास डिपॉजिट्स की विड्रॉल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई और फिर रेगुलेटर को इंटरवीन करके उस बैंक के उमूर अपने हाथ में लेने पड़े, टेक ओवर करना पड़ा। उसामा, अवामी अंदाज में ज़रा बताइएगा। जाहिर है कि कुछ खबरें अगर किसी बैंक के हवाले से आए कि वो फाइनेंशियली बैड शेप में है, तो वैसे ही रन ऑफ आ जाता है, लोग चले जाते हैं विड्रॉल के लिए, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आपकी क्या असेसमेंट है सिलिकॉन वैली बैंक के हवाले से? फिर ज़रा पहले आपकी तरफ आता हूँ। जी उसामा।
जी, थैंक यू। अली साहब ने बड़ा अच्छी तरह इसको भी एक्सप्लेन किया। देखें, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना तो एक बड़ा मेजर फैक्टर था, बट बैंक के कुछ इंटरनल मैनेजमेंट भी कुछ सही नहीं थी काफ़ी चीज़ों की। एक चीज़ होती है जी एसेट लायबिलिटी मिसमैच। बैंक्स का मेन काम होता है आप लेंडिंग करना, हाँ, बट सिलिकॉन वैली बैंक जो था वो लेंड करने के बजाय वो इन्वेस्ट कर रहा था अपने जो अच्छा, डिपॉजिट्स थे उसके। अच्छा, और जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर करने के बजाय वो इन्वेस्टमेंट जैसे अभी अली नवाज साहब ने कहा वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर कर रहा था। उन लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पोर्शन था उसका वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में था, यही एलडीएस ट्रेजरी बिल्स वगैरह। नहीं, उसमें नहीं करना था, उसमें करना चाहिए था, बट वो मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज जो कि हाउसिंग मार्केट और उस तरफ जाती हैं वो वाले एसेट्स उनमें अच्छा, करना था, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। इसका नुकसान क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, थोड़ा सा जो वेंचर कैपिटल जो जो फर्म्स थी जिन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हुए थे उन्होंने अपने पैसे वापस चाहे, जाहिर है लिक्विडिटी का क्राइसिस आ गया। तो वो जो सिलिकॉन वैली बैंक था वो अपने जो डील्स थी कह लें या जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको अनवाइंड नहीं कर पाया, तो बैंक रन हो गया जिसे कहते हैं बैंक रन। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बैंक इटसेल्फ था क्योंकि उसकी टोटल वैल्यू $250 बिलियन से कम थी, और ये मैंने काफी इस पे हमने रिसर्च वगैरह की थी, तो ये जान के उन्होंने रखी हुई थी। उससे कम बैंक के ऊपर जो रेगुलेशंस होती है, इस अमाउंट से कम बैंक के ऊपर जो रेगुलेशन होती है वो भी बड़ी लाइट होती है। तो जिस तरह सिटी बैंक है, जिस तरह जेपी मॉर्गन बैंक है, जिस तरह और बैंक्स हैं, इनके ऊपर उस तरह की स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन भी नहीं। आपको हैरानी होगी कि इतने बड़े बैंक में 16th लार्जेस्ट बैंक है, कितने माह तक कोई चीफ रिस्क ऑफिसर ही नहीं था, कोई भी चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं था इन सब एसेट्स को संभालने के लिए। तो ये कुछ इनकी इंटरनल वजूहात जिसकी वजह से इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट थी, ठीक है, चलें जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट वो तो हुई। इंटरेस्ट रेट। शान ये बताइएगा, अमेरिकन जैसे एक डेवलप्ड कंट्री में और वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसकी जाहिर है कि मिसाल वगैरह दी जाती है, ये तमाम रेगुलेटरी ओवरसाइट्स वगैरह मुमकिन है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और किसी मतलब कि एक बहुत बड़ा फिर एक कॉम्प्लेक्स धमाका हो? जी इमरान, जब 2008 में क्राइसिस आया था तो 25 जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हुए थे और उनका अमाउंट था 373 बिलियन। मैं पर्सनली विटनेस कर चुका हूँ लेमन ब्रदर्स जब 15 सितंबर 2008 को उसका कोलैप्स हुआ था तो मैं You're शिकागो में talking था। about subprime mortgage in year 2008. जी, तो उसमें बेस टर्म्स 18 मार्च ट्यूसडे था 2008 में शिकागो में था। तो ये सारी चीजें जो है अगर अगर फेड या ट्रेजरी उस वक्त यूएस की अगर ना बेल आउट करती तो और भी बैंक, मॉर्गन स्टैनली वाज डेज अवे फ्रॉम फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी, और इसके अलावा एआईजी, फ्रेनी मैक और फ्रेडी वो भी कोलैप्स होने जा रहे थे। तो ये जो कोलैप्स है इसमें मेरा ख्याल है जो उनकी जो रिस्क टेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो है उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। और मेरा ख्याल है ये रन ऑन जो है ये एसवीबी पे नहीं रुकेगा। क्रेडिट स्विस को लाइन तो मिल गई है, लेकिन मेरा ख्याल है और भी बैंक जो हैं जो अंडर द रडार हैं और उनको ठीक है, जरा आ जाते हैं और बैंक्स जो अंडर द रडार है। मेरे पास एक तवील लिस्ट है, तवील फहरिस्त है, और हमारे साथ शान सईद भी मौजूद हैं, उसामा भी मौजूद हैं, अली नवाज भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब सवाल यह है कि अगर ये प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से शुरू हुआ तो पाकिस्तान में इस वक्त 20% के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट जो है। पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो खुदा न खास्ता इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं या नहीं? जी अली नवाज, क्या फ़र्क है जिस प्रोडक्ट, अव्वल तो वहाँ बड़ा स्पेशलाइज्ड बैंकिंग और वो स्टार्टअप्स के लिए, और फिर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में कुछ बड़ी हमारा मुख्तलिफ, हमेशा कहा जाता है कि बड़ी डाइवर्सिफाइड हमारी बैंकिंग है, और इससे पहले सबप्राइम मॉर्गेज जब हुआ तब भी हम इन चीज़ों से महफूज रहे थे, और अभी भी हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जनाब पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम जो है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हमारा जो डिपॉजिट्स बेस है एज अ बैंकिंग इंडस्ट्री, एज अ बैंकिंग सेक्टर, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। फिर हमारा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक प्रोएक्टिव रेगुलेटर है। और ये जो हमारी बेसिकली होता ही है कि जब किसी भी बैंक के पास अगर एक 100 रुपये का डिपॉजिट होता है तो
तो उसमें से जो 24% जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट SLR और CRR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसमें 100 में से 24% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने पास रखता है ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन में बैंक्स को वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए। हाँ। तो बेसिकली हमारे पास, और फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड एंड फ्लोटर में डाइवर्सिफाइड है। और जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट 7% से 20% हुए हैं, तो उसमें बैंक्स का ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स में है जो कि शॉर्टर मैच्योरिटी होती है, और PIB फ्लोटर्स है जो कि रीसेट हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। नहीं, PIB फ्लोटर जब मैं आपसे पहले डिस्कशन कर रहा था तो उस वक्त बात ये थी कि हम एक फिक्स्ड उसके ऊपर नहीं है, PIB फ्लोटर में जो है वो एडजस्ट होता रहता है। तो इस तरह के शॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान में शॉक्स ऑब्जर्वर है यहाँ पर उसको। जी बिल्कुल, एक्चुअली लास्ट 2018 से ये जो PIB फ्लोटर्स लॉन्च हुए थे, इसने काफ़ी हद तक जो है वो बैंकिंग सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बुक्स को प्रोटेक्ट किया है। पहले ये प्रोडक्ट सिर्फ फिक्स्ड PIBs होते थे, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते थे तो आपको एक बहुत बड़ा मार्क टू मार्केट लॉस आता था पोर्टफोलियो में। अब बैंकिंग सेक्टर के पास एक और प्रोडक्ट हो गया है ताकि वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने को डाइवर्सिफाई कर सके, और उन्होंने बहुत हद तक डाइवर्सिफाई किया भी है। और इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन टी-बिल्स और PIB फ्लोटर्स का है। फिक्स्ड कंपोनेंट है बट बहुत उसकी शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से जो बहुत हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट लॉस से प्रोटेक्टेड है। वरना ये जो इंटरेस्ट रेट अपवर्ड मूवमेंट आई है 7% से 20% तक, ये इसका एक बहुत बुरा असर होता है इन्वेस्टमेंट बुक पर, बट वो बैंकिंग सेक्टर में हमें नहीं देखा गया है। उसामा, योर कमेंट, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान का ये ट्रिकल डाउन जो है पूरी दुनिया में होगा और वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले जरा पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो किस हद तक कंफर्ट में हैं। देखिए बड़ा अच्छा भी एक्सप्लेन किया। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी पाकिस्तान में या एशियन जो पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसमें जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो होती है वो 90% है अभी रिसेंटली। जैसे मैं आपको बताया है कि सिलिकॉन वैली बैंक या दूसरे बैंक जो भी जिनका फॉल आउट हुआ है, उनकी डिपॉजिट लोन टू डिपॉजिट रेशियो कुछ अच्छी नहीं थी। तो पाकिस्तान, जैसे अभी बताया, हम लोग क्योंकि हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी आप समझ लें बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है या हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शनैलिटी नहीं होती, तो वी आर ऑन द सेफर साइड। हाउएवर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो अभी हुआ है इवेंट, ये वार्निंग साइंस ट्रिगर कर रहा है। और अगर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, दूसरी ये जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, इनमें क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई नहीं गए, अगर वहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई ज़्यादा होते हैं और ये कुछ मामला आगे बढ़ता है, तो अगर ये रिसेशन नहीं तो एक ग्लोबल स्लो डाउन, एक सिवियर स्लो डाउन की फॉर्म इख्तियार करता है, तो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक के लिए जो कि अपनी वेस्टर्न मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एज एन एक्सपोर्ट मार्केट्स, उस पर ज़रूर असर हो सकता है इसका। ठीक, शान, आप किस तरह से देखते हैं इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट, जिस बात की जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होगी या उसका पेस जो है वो कम होगा, तो उसका इन रिलेशन टू पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक्सपोर्ट्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन टोटल हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर होती है, और कल परसों भी हम देख रहे हैं कि ऑयल मुसलसल गिर रहा है इसी एक फेयर के ऊपर, तो दैट कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। जी इमरान, शॉर्ट टर्म में जो ऑयल है वो इसी तरह अंडर प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ऑयल जो है वो ऑन द नॉर्दर्न साइड पे रहेगा, और ऑयल जो है साल के आखिर में 83 और $127 पर बैल जाएगा। पाकिस्तानी बैंक क्योंकि एक्सपोज नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ग्लोबली, तो उनको मेरा ख्याल इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ये ग्रेट डिप्रेशन पार्ट 2 है जो आपने 1933 में या 1929 में सुना था, ये उसी का रिपीट है, लेकिन ये मेरा ख्याल है ज़्यादा सवेयर होगा। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है इन्फ्लेशन। अगर आप याद करें, मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले साल कहा था 11 फरवरी को कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 25% भी इन्फ्लेशन कर दे, 25% भी अपना डिस्काउंट रेट कर दें, तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपकी इकॉनमी जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड हो गई बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, इसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 28 जनवरी 2020 को जब 13.25% पे चली, कोई ज़रूरत नहीं थी, वो मॉनेटरी पॉलिसी 2020 से फेल हो गई है। तो उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है
वो कंज्यूमर्स बेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है इसी तरह बढ़ता रहेगा, ये कम नहीं होगा। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर 25% या 30% भी डिस्काउंट रेट कर दे। ठीक है। अच्छा अली, अब ये बताइए कि क्या लेसन जो है वो सीखा इस वक्त यूके में, यूएस में, जहां उन इकोनॉमीज़ जहां पे हमेशा जो है वो बात की जाती थी कि पॉलिसी रेट जो है, शरह सूद जो है वो ज़ीरो रहेगी, हार्डली अगर हुआ तो 1-8% हो जाएगी, लेकिन अब जिस तवातुर से वो बढ़ रही है तो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम, और ये कहा जा रहा है कि इसके 90% जो है वो अनसिक्योर्ड थे, तो अब कितना बड़ा चेंज आएगा फिर वहाँ पर? जी बिल्कुल, अब वहाँ के रेगुलेटर्स जो है वो इसी तरीके के, अब ये सिलिकॉन वैली बैंक के बाद हमने देखा कि एक सिग्नेचर बैंक भी था और उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, और फिर हम देख रहे हैं क्रेडिट स्विस बैंक में भी जो है एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ के रेगुलेटर्स अब एक मैकेनिज़्म, क्योंकि बेसिकली वहाँ की मार्केट्स में ये एक कॉमन फिनोमेना था कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री समझती थी इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर फॉर लॉन्गर। अब और देखा जो वहाँ पर इन्फ्लेशन का एक स्पाइरल आया है, और जिसकी वजह से फेड को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े हैं, और जिस तरह कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं इनके किसी तरह इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। हाउएवर उनका ये जो मोटिव है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को काबू कर लिया जाए, जिसका एक बैंकिंग सेक्टर पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ये एक रेगुलेटर्स की अब एक मीटिंग हुई है जिसमें वो बेसिकली इस तरीके के और प्रॉब्लम्स ना आए, इसको किस तरह जो है वो रिजॉल्व किया जाए, और ख़ास तौर पे डिपॉजिटर्स के पैसों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, और इस तरीके के और इवेंट्स ना हो। इस पर एक अलग से ही एक नई रेगुलेशंस और इस पर आएंगे, और हम ये चेंजेस आते हुए देखेंगे आने वाले दिन। अच्छा उसामा, जो इस वक्त अली ने बात की कि वहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए पॉलिसी रेट को बढ़ाया जा रहा है जस्ट टू कर्ब इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में भी सेंट्रल बैंक की यही पॉलिसी है, बट कहा जाता है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है वो फाइनेंशियली इंक्लूजन है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर डिमांड सप्लाई का मसला है। हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हम उन टूल्स को जो वेस्ट में अप्लाई होते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में होते हैं, पाकिस्तान में गलत करते हैं। आप बाय करते हैं इस थॉट को? जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो ये अभी आप बात करते सिलिकॉन वैली बैंक की, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, क्या नहीं होना। 2008 का था, 1935 का था, 1929 का था। वेस्टर्न इकोनॉमीज में ये चीजें चलती रहती हैं, इसका ज्यादा सिस्टमिक रिस्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वी विल बी लुकिंग एट कि रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है वो सख्त हो जाएगी। अब आपके जो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में तो वी आर फेसिंग एक क्लासिक स्टैगफ्लेशनरी साइकिल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि यूएस के अंदर 1970s में आया था, जब पॉल वॉकर ने अपना इंटरेस्ट रेट 20% प्लस कर दिया, जिसे वॉकर शॉक कहते हैं। यूएस के अंदर अभी भी वो होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जाएंगे, और मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट 6% पे कहीं जाके पीक करेंगे, उनकी इन्फ्लेशन कम होगी, बट ये रिसेशन इंड्यूस किए बगैर नहीं होगा। बट पाकिस्तान के लिए, जो मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, कि जब तक यूएस के इंटरेस्ट रेट पीक नहीं करते, जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आता, हमारी डेट सर्विसिंग, हमारी एनर्जी कॉस्ट, जब तक ये रशिया यूक्रेन का मसला, ये जब तक इश्यूज हल नहीं होंगे, जब तक हमारी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स और कंजेशंस नहीं दूर होंगे, पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनके लिए जो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर या कोई रिलीफ है, वो मैं नहीं देखता का मसला। अच्छा, शान सईद, यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज जो है, अब ज़ाहिर है कि देख रहे हैं कि इन बैंक्स की रेटिंग्स जो है उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, इकोनॉमीज़ को भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के पीछे तो डंडा लेके खड़ी है, चाहे वो फुटसी हो, चाहे वो फिच हो, या वो मूडीज़ हो, सब खड़े होते हैं पाकिस्तान के पीछे। ये अपने अपने मुल्कों में वहाँ पर इतने बड़े बड़े ये इस तरह के फाइनेंशियल डिज़ास्टर हो जाते हैं। सबप्राइम मॉर्गेज का हो गया था, फिर ये अब आप सामने खड़ा है। ये इनकी असेसमेंट रेटिंग एजेंसीज की नहीं होती है प्रोएक्टिव क्या? अगर आपने देखा होगा पिछले 8 से 10 साल में रेटिंग एजेंसीज की जो रेलेवेंस है वो मार्केट में ख़त्म हो गई है। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आए तो वो फटाफट बैंक्स को डाउनग्रेड कर देते हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न बैंक कोई नीचे जाए, क्रेडिट स्विस नीचे जाए या कोई और नीचे जाए, बार्कलेस क्या, तो उसकी रेटिंग जो है वो नीचे नहीं करते। सो रेटिंग एजेंसीज हैव बिकम
irrelevant for the market. नहीं तो फिर Nobody तो is हम ये following कह them सकते हैं ना कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सॉरी फिर तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन दे सकते हैं ना इसको। पाकिस्तान अगर किसी प्रॉब्लम में है, श्रीलंका को दे मार 4.5 उसके साथ किया, इतनी उसकी रेटिंग गिरा दी नीचे कि आज वो प्रॉब्लम में है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है, फिर तो ये इनके सवाल, इनके ऊपर एक सवालिया निशान है रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। जी इमरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, रेटिंग एजेंसीज, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये असल में लेसन देती हैं, डायरेक्शन देती हैं वॉशिंगटन DC, क्योंकि तनख्वाहें वहां से आती हैं। तो जो वॉशिंगटन DC से उनको कहा जाएगा, उसी बेस पे डिक्टेशन लेके वो उसी बेस पे जो है कंट्रीज को भी आगे से लेक्चर देंगे। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम पॉलिटिकल, दे आर नॉट बिकम प्रोफेशनल एनीमोर। जी अली नवाज साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि रेटिंग एजेंसीज हमेशा एक लैग के साथ ही आती हैं, वो इवेंट से पहले नहीं इवेंट के बाद रिएक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से जिस तरह प्रशांत साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कि उनकी अब रेलेवेंस जो है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और ये जो है वो अभी तक कहीं जो बैंक वहाँ के डिस्ट्रेस में है, डिस्पाइट उनकी रेटिंग्स अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो अगर एक इवेंट होने के बाद आएंगे तो उनकी क्या रेलेवेंस रहेंगी, इस पर एक सीरियस सवालिया निशान है। उसामा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है। देखें कि हम जो समझते हैं करप्शन की इशूज या इंट्रीग्स होती हैं, मुख्तलिफ मामला जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती हैं, जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्स ने इन्हीं रेटिंग एजेंसीज और इन्हीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करते कहा रिवॉल्विंग डोर्स, पॉलिटिशियंस इसमें आते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और इस ममालिक तक महदूद नहीं होता, ये सब चीज़ें इन वेस्टर्न इकोनॉमी में प्रिवेल करती हैं और बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े लेवल के ऊपर प्रिवेल करती हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं कुछ सालों बाद, कुछ अरसे बाद हमें रिमाइंड करवाते हैं कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो टेल रिस्क्स होते हैं, जो उस वक्त नजर नहीं आते, वो दुनिया में हर जगह हैं। लिहाजा हर वक्त पॉलिसी को रीइवैल्यूएट करने की, रीअसेस करने की जरूरत होती है। तो मैं एग्री करूंगा दोनों अपने जो है रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट के साथ कि ये इनकी एक तो रेलेवेंस शायद इतनी कम ना हुई हो, लेकिन इनका जो रोल है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली मोर पॉलिटिकल रादर देन ए प्रोफेशनल। सॉरी, मैं कह रहा हूं उनका रोल जो है वो प्रोफेशनल होने के बजाय पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है। पॉलिटिकल है, मैनिपुलेशन है। देखिए जी, वो तो पूरी दुनिया का सिस्टम ही, वो जो कोर एंड पेरिफेरी थ्योरी है, जो पेरिफेरी में कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वो पेरिफेरल कंट्रीज के लिए तो WTO के अगर आप पढ़ें खास वो पढ़ें पार्ट्स, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कितना अनफेयर सिस्टम है। इसमें तो आप पूरा एक अलग शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अली नवाज साहब भी मौजूद हैं, उसामा रिजवी भी मौजूद हैं, शान सईद भी मौजूद हैं, और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम, वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जो इस वक्त बहुत डिस्ट्रेस के अंदर है, उसके पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अली नवाज, अभी मुझे ब्रेक पे किसी ने मैसेज भेजा कि इट्स टाइम के पाकिस्तानी बैंक डिपॉजिटर्स मस्ट आस्क स्टेट बैंक टू इंट्रोड्यूस KYB, नो योर बैंक स्कीम फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स विद इमीडिएट इफेक्ट, कि उसमें जनाब बैंकों के हवाले से भी अब डिटेल्स होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स अगर बाहर उन बैंकों को मौजूद होती हैं, उनके कस्टमर बेस के पास, क्लाइंट्स के पास मौजूद होती, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। क्या कहेंगे अली नवाज? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो आप एक बेहतर बात ये है कि यहाँ पर जो मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वो सारे लिस्टेड बैंक्स हैं। जो लिस्टेड बैंक्स हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हर क्वार्टरली बेसिस पर वेबसाइट पर उनकी अवेलेबल होती है। ये हमारे जो है वो SACP की रिक्वायरमेंट्स है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की कंडीशन जो है वो हमें हर क्वार्टरली बेसिस पर बैंक्स की वेबसाइट पर मिलती रहती है। और फिर हमारे पास स्टेट बैंक के नोट्स आते हैं जिससे हमें बैंक के बारे में पता लगता रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये क्राइसिस जो है वो डेवलप मार्केट के लिए तो बिल्कुल एक बैंकिंग क्राइसिस है, बट हमारा बैंक जो है वो, हमारे जो यहाँ के लोकल बैंक्स हैं वो बहुत बेहतर फाइनेंशियल कंडीशंस में, और ये प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे बैंक्स जो बैंकिंग निज़ाम है वो तो नहीं कर रहे हैं ना। आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में इतना स्प्रेड नहीं होता।
एडवांस टू डिपॉजिट के दरमियान हार्डली मार्जिनली 1.5-2% का होता है। पाकिस्तान में 7-7, 8-8% का जो है ये स्प्रेड होता है। बैंक्स जो है इसके अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं, बेइंतहा पैसा बना रहे हैं। आपके फिर एडवांसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं है, आप जाके डील कर रहे हैं आपके कमर्शियल ये जो गवर्नमेंट पेपर्स हैं, टी बिल्स के अंदर, ट्रेजरी पेपर्स के अंदर, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा। तो हम जिस बैंकिंग सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं वो असल बैंकिंग तो कर ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेस टू कैपिटल है फॉर एसएमईज, फॉर नॉर्मल बिजनेसेस, वो बिल्कुल लिमिटेड है। और ख़ासतौर पे बैंक्स भी जो है वो फाइनेंसिंग करते हुए जो है वो रिलक्टेंट होते हैं। बट इसका प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी इकोनॉमी से स्टार्ट होता है, जो कि बूम बस्ट साइकिल के थ्रू गुजरती है हर 5 साल में। तो जब वो एक बूम बस्ट साइकिल होता है तो उसकी वजह से हमारे जो है वो बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं, और उसमें फिर बैंकिंग सेक्टर पर एनपीएल्स आते हैं। तो वो बेसिकली जब आपके पास एक ट्रेजरी बिल्स में या पीआईबीज में एक बहुत ही सेफ़र इन्वेस्टमेंट मोड होता है, यहाँ पर आप अपने फंड्स या डिपॉजिट्स डिप्लॉय करते हैं, तो फिर क्यों आप एक ऐसे रिस्क में जाएं जहाँ पर आपको पता है कि अगले 5 साल बाद फिर कोई किसी वजह से बिजनेसेस पर एनपीएल। अनफॉर्चुनेटली जो बैंकिंग पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा। उसामा, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकारी निज़ाम है, आप मुतमईन हैं उससे? उसामा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आप अगर अनम्यूट कर दें। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो निज़ाम है, इसकी हम तारीफ बड़ी कर रहे हैं कि जनाब बहुत सिक्योर है, लेकिन क्या वो पर्पस सर्व कर रहा है जो एक्चुअल बैंकिंग होनी चाहिए? देखें, मैं ये आपसे बात कर रहा था कि ये सिक्योर, हम कहते हैं ना कि अगर आप फेल जब होते हैं, फेल तभी होते हैं जब ट्राई करते हैं। अगर आप कोई ट्राई ही नहीं कर रहे तो आप फेल भी नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में एब्सेंस जो है एक बैंकिंग क्राइसिस की, ये इसकी एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक मेरी जो अपनी पर्सनल हम्बल ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, हमारी ये जो इकोसिस्टम है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये अभी उस हद तक डेवलप नहीं हुआ कि हम लोग इन क्राइसिस के मतलब एक्सपोज हो या इनसे वल्नरेबल हो, जो कि इन ऑफ इटसेल्फ एक लम्हा फिक्रिया, मतलब एक थॉटफुल आपको इसको कंटेम्पलेट करना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन किधर है, हमारी लोन्स किधर है। जैसे अभी अली नवाज साहब कह रहे थे, प्राइवेट सेक्टर कहाँ स्टैंड करता है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलियन लोग होंगे जो कि बैंकिंग के सिस्टम यूज करते हैं, हमें पता है इस सब चीज़ों का। तो ओवरऑल हमारे बैंक का जो साइज है वो कितना है, तो ये सब फैक्टर्स आई बिलीव पूरे इकोसिस्टम के साथ चलते हैं। फिलहाल दी एविडेंस ऑफ एब्सेंस इज नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ एविडेंस। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई रिस्क नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये कि हमें काफी ज्यादा ग्रो करना है, एवोल्यूशन हमें ग्रो करना है। शान, हमें बहुत ग्रो करना है, पेनिट्रेट करना है। 230 मिलियन की पॉपुलेशन, और आप उठा के देख लें कि बैंक अकाउंट्स कितना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की हमें ज़रूरत है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा कि सिस्टम में इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। जी इमरान, इस वक्त जो पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम है वो ग्लोबली इतना एक्सपोज नहीं है, बड़ा कंट्री सेंट्रिक है, बस जो इकोनॉमी है उसी को चला रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, आपको याद है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको याद है कि 2011 में 5% से ऊपर जो है एक्सपोजर चला गया था स्टॉक मार्केट्स के अंदर, तो एक तूफान मच गया था, एक क्राइसिस आ गया था 2005 में। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस जमाने ये जो है वो बहुत बड़ा मीडिया ने उसको किया था। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे जो बैंकर्स हैं, अगर आप उनको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पूछा जाए तो उनका एक्सपोजर जो है बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कोई इतना जो है वो उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलती। हमारे बैंकर्स बाहर नहीं जाते कि उनका एक्सपोजर मिले, तो वो जो है बस वो ये डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं। तो बैंक्स जो हैं वो एक किस्म का पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। बैंक्स जो हैं वो एक्चुअल बैंकिंग नहीं कर रहे। एक्चुअल बैंकिंग होती है ट्रेड फाइनेंस के थ्रू, गारंटीज के थ्रू। कमर्शियल बैंकिंग आपकी जो इकोनॉमी को चलाती है। लेकिन हमारे यहाँ वो खाली होता है कि 30 जून को डिपॉजिट ले आओ, 31 दिसंबर को डिपॉजिट ले आओ, फिर वो डिपॉजिट निकल जाता है, फिर बैंकर वही और जाके इन्वेस्टमेंट कर दो पीआईबीज के अंदर, गवर्नमेंट ट्रेजरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, उससे सिक्योर। क्योंकि हमारे यहाँ बैंकर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, और इस रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आपकी इकोनॉमी एक्सपोज नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। वो आपकी इकोनॉमी बड़ी जो है वो क्लोज है, वो बस पाकिस्तान की हद तक रहती है, क्योंकि हमारे इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि हम बाहर एक्सपोजर ले सकें। और इकोनॉमी में डेप्थ भी नहीं है ना जी। कितने कुछ लाख लोग हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं,
कुछ चंद हजार या चंद 100 लोग होंगे जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो डेप्थ ही अच्छा, नहीं अब ऐसे में देखें, आज एक मैसेज मुझे अभी आया, किसी ने कंफर्म किया कि फला फला बैंक जो है हुकूमत ने फैसला कर लिया उसको बंद करने की। ऐसा हो नहीं सकता, हुकूमत या काबीना कोई फैसला नहीं करती, स्टेट बैंक वहां पर है। क्योंकि खुदा ना खास्ता, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा बैंक के, लेकिन इस तरह की अफवाहें जब आती हैं तो फिर वो एक रन ऑफ हो जाता है बैंकों के ऊपर। ये एक बड़ी इसके ऊपर क्या कहेंगे उसामा? देखिए हाँ जी, आजकल के दौर में जहां फेक न्यूज का कंसेप्ट, और खास तौर पे पाकिस्तान में फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, तो ये जो फेक न्यूज है ये सेंटीमेंट्स को ट्रिगर कर सकती है। इकोनॉमी के अंदर सेंटीमेंट को ट्रैक करने के लिए पूरे के पूरे इंडेक्सेस बने हुए हैं, पूरी की पूरी नैरेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, ये पूरी एक साइड है। तो आई थिंक अगर ऐसे मैसेजेस, शुक्र है मैंने तो अभी नहीं देखे, लेकिन अगर ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं तो बैंक रन तो नहीं चले, लेकिन फिर भी काफी हद तक पैनिक हो सकती है, गिवन कि ओवरऑल और सिचुएशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन की शान साहब ने बात की, और दीगर मसले चल रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड ऑफ कोर्स। ठीक है शान, लास्ट मुझे जरा 2 मिनट रह गए, खाली जल्दी से बताइएगा, ग्लोबल इकोनॉमी कमोडिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कमोडिटीज जो है वो अपसर्ज उनका रहेगा, क्योंकि डॉलर जो है बाय अक्टूबर नवंबर फेड उसके इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और हम वही एरा में जा रहे हैं 1976 में, जब 1976 से 1981 तक डॉलर जो है 50% डेप्रिशिएट किया था और गोल्ड ऊपर गया था। तो मेरे ख्याल ज़्यादातर कमोडिटीज गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, प्लैटिनम, जिंक, कोबाल्ट, लिथियम, ये सारे जो है इनकी प्राइसेस जो है ऑन द हायर साइड होंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज, शान सईद और उसामा रिजवी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और क्रक्स ये निकला पूरी गुफ्तगू का कि पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो, उनका एक्सपोजर इतना नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, और इंटरनेशनली जो चीज़ हम खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं अमेरिकन सिस्टम के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वो उनके सिस्टम के लूप होल्स हैं जिसका वो कीमत अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।